हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब जगत में। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय संविधान के जो भी है महत्वपूर्ण अनुच्छेद उसको देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। और अनुच्छेद 2 कहता है भारत में नए राज्यों का प्रवेश। यदि किसी दूसरे देश का जो है कोई भी क्षेत्र यदि भारत में मिलता है तो अनुच्छेद 2 के तहत उसको मिलाया जाएगा, ठीक ना। और अनुच्छेद 3 कहता है राज्य का नाम तथा नए राज्य का गठन व सीमा में परिवर्तन। यानी कोई भी भारत का ही राज्य है उसका जो है उसको बंटवारा करके 2 राज्य में परिवर्तन करना हो या किसी राज्य का जो नाम बदलना हो या उसका सीमा बदलना हो तो अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक ना। ये दोनों ध्यान में रखिएगा, 2 और 3। 2 में है किसी अलग देश दूसरे देश के क्षेत्र को मिलाया जाएगा तो 2 के तहत, और भारत का ही कोई राज्य है और उसका जो है नाम में परिवर्तन या सीमा चेंज जो करना है तो अनुच्छेद 3 के तहत होगा, ठीक ना। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 5। इसमें नागरिकता से संबंधित बात कही गई है, ठीक ना। और अनुच्छेद 12 कहता है इसमें जो है राज्य शब्द का परिभाषा। अगला अनुच्छेद है 14। इसमें कहा गया है विधि के समक्ष समानता, कोई भी व्यक्ति कानून के नज़र में एक समान है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म हो, जाति के हो, कोई भी लिंग के हो, उसके आधार पर जो है किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक ना। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन में अवसर की समता, कोई भी मतलब पोस्ट निकलता है उस पर जो है सभी लोग एक समान रहेंगे, ठीक ना। फिर अगला है अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का जो है अंत होना चाहिए, ठीक ना। वह अनुच्छेद 17 में कहा गया है। फिर अनुच्छेद 18 में कहा गया उपाधियों का अंत, कोई भी व्यक्ति जो है विदेशों से जो है राष्ट्रपति के अनुमति के बिना कोई भी उपाधि जो है धारण नहीं कर सकता है। यह सब जो है बात 18 में कहा गया है, ठीक ना, अनुच्छेद 18 में। फिर अगला है अनुच्छेद 19। इसमें जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति अपना विचार या कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, ठीक ना। फिर अगला है अनुच्छेद 19 के जो है 1 का जो है जी। इसमें कहा गया है नागरिक का जो है कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है। नागरिक अपना जीवन यापन करने के लिए वह जो अपना व्यापार कर सकता है, ठीक ना। इसमें 19 के 1 के जी में कहा गया, ठीक ना। फिर अगला है अनुच्छेद 20। इसमें कहा गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कोई व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको जो है मौका दिया जाएगा कि वह सिद्ध करे कि वह मतलब अपराधी नहीं है, ठीक ना। तो वो अनुच्छेद 20 कहता है। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक ना। फिर अगला जो है अनुच्छेद 20 और 21 जो है ये जो है ना 20 और 21 इसको जो है आपातकाल के दौरान जो है निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा, यह ऑब्जेक्टिव काफ़ी बनता है कि अनुच्छेद कौन सा है जो आपातकाल के दौरान उसको ख़त्म नहीं किया जाता है। तो अनुच्छेद है जो है 20 और 21, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसमें जितना भी अनुच्छेद है वो लगभग मतलब किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक ना। कुछ जो है एक्स्ट्रा है तो वो जो है इसको पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है, उसको भी इसमें ऐड कर दिए हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा जरूर देखा, ठीक है ना। और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना, यदि कोई 1 डे एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे तो। फिर अगला है अनुच्छेद 21 के ए। इसमें कहा गया है जो है 6 से 14 वर्ष के जो आयु के जो बच्चे हैं उसके लिए जो है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की प्रावधान जो है अनुच्छेद 21 के 1 में कहा गया है, ठीक ना। फिर अगला में है अनुच्छेद 22। इसमें कहा गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। फिर अगला है अनुच्छेद 23। इसमें कहा गया है मानव का दुर्व्यवहार यानी मानव तस्करी और बलात्संग का निषेध, ठीक ना। कोई भी व्यक्ति किसी से मतलब ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता, ठीक ना। और अगला है अनुच्छेद 24। इसमें कहा गया है 14 से कम आयु के बच्चों को जो है कारखानों में कार्य करने पर जो है रोक। यदि कोई भी व्यक्ति 14 वर्ष से मतलब बच्चा जो भी 14 वर्ष के कम की आयु का उसको जो है जोखिम भरा कार्य यानी कारखाना में उसको काम पे नहीं लगा सकते हैं, अनुच्छेद 24 में कहा गया है। फिर अगला है अनुच्छेद 25। इसमें जो है धर्म की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को अपना सकता है, अनुच्छेद 25 के तहत, ठीक ना। फिर अनुच्छेद 26 है। इसमें कहा गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध का जो है स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति अपना धर्म के जो प्रचार प्रसार, ठीक ना, वो सब जो है अनुच्छेद 26 में है। फिर अगला है अनुच्छेद 29। इसमें कहा गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी जो भी भारत में जो अल्पसंख्यक जैसे सिख हुआ, ईसाई हुआ, सब अल्पसंख्यक हुआ तो उसका जो है संरक्षण, ठीक ना, संरक्षण किया जाएगा अनुच्छेद 29 के तहत। फिर अगला है अनुच्छेद 32। इसमें कहा गया है
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक ना। फिर अगला है अनुच्छेद 39 के क में, इसमें है समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, ठीक ना। मतलब कोई भी व्यक्ति यदि मान लीजिए कि गरीब है तो उसको भी उसी तरह का न्याय मिलेगा जिस तरह के कोई अमीर व्यक्ति को मिलता है। जो गरीब व्यक्ति है उसको जो है सरकारी वकील के तहत जो है उसको न्याय मिलेगा, ठीक ना। अनुच्छेद 32 को भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि यह भी बहुत, इसको कहा जाता है कि संविधान का जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है यह अनुच्छेद को, ठीक ना। और इसको कौन बोले थे? तो भीमराव अम्बेडकर। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 32 को, ठीक ना। इसके तहत 5 को रिट जारी किया जाता है, वो हम एक अलग वीडियो में समझा देंगे, ठीक ना। 5 तरह का रिट कौन कौन होता है, ठीक ना। अगला है 39 हो गया, 39 के क। फिर अगला है 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक ना। 40 पे क्या बताया गया है? तो ग्राम पंचायतों का जो है गठन 40 में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, ठीक ना। एक समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 में है। फिर अनुच्छेद 45 में है 6 से कम वर्ष जो है 6 से कम वर्ष के जो भी आयु के बच्चे हैं उनके लिए जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जो 21 के ए में कहा गया था वही बात यहाँ भी है। अनुच्छेद 48 में बताया गया है कि कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन का जो है संगठन अनुच्छेद 48 में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 48 से क में बताया गया है क्या? तो पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ठीक ना। 48 के क में बताया गया है पर्यावरण की संरक्षण और उसमें जो भी वह है वन वन्य जीव का जो है रक्षा अनुच्छेद 48 के क में बताया गया है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। फिर अगला है अनुच्छेद 49, इसमें बताया गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान तथा वस्तुओं का संरक्षण, जो भी है राष्ट्रीय महत्व यानी जैसे हो गया ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सब का जो है संरक्षण करना चाहिए हमको, ठीक ना। अगला है अनुच्छेद 50, इसमें जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण, ठीक ना। न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो है पृथककरण किस में है? तो अनुच्छेद 50 में है। फिर अगला है अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा जो है अनुच्छेद 51 में है। अनुच्छेद 51 में क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बात जो है अनुच्छेद 51 में। फिर है अनुच्छेद 51 के क में है मूल कर्तव्य, जो भी है हमारा मौलिक कर्तव्य जो है उसको 51 के क में बताया गया, ठीक ना। फिर अगला है अनुच्छेद 52, इसमें कहा गया है भारत के राष्ट्रपति का पद है, ठीक ना। इसमें अनुच्छेद 52 में क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति का पद है। फिर है अगला अनुच्छेद 53, इसमें राष्ट्रपति की जो है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, राष्ट्रपति के हाथ में जितना भी है कार्यपालिका की शक्ति होगा, ठीक ना, वो अनुच्छेद 53 के तहत होगा। फिर अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ठीक ना। अनुच्छेद 54 में क्या है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, ठीक ना। फिर अगला है अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति यानी विधि या रीति बोल दीजिए, किस तरह से उसका जो है निर्वाचन होगा उसके बारे में बताया गया है। फिर अगला है अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि यानी कार्यकाल का बात किया गया है अनुच्छेद 56 में। फिर अगला है अनुच्छेद 57 में जो है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, राष्ट्रपति जो है वो दोबारा चुने जा सकते हैं अनुच्छेद 57 के तहत, ठीक ना। फिर अगला है अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 में जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होने के लिए योग्यता है, ठीक ना। उसको मतलब राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ने के लिए उनको क्या योग्यता होना चाहिए वो सब के बारे में अनुच्छेद 58 में बात कही गई है। फिर अगला है अनुच्छेद 60, इसमें राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति का शपथ जो है अनुच्छेद 60 में बताया गया है। फिर अगला है अनुच्छेद 61, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ठीक ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। फिर अगला है अनुच्छेद 63, इसमें बताया गया है भारत का उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद जो है किस में है? तो अनुच्छेद 63 में है। फिर अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का जो है और उपराष्ट्रपति जो होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक ना। 64 में क्या है? तो उपराष्ट्रपति जो होगा वह राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होगा, ठीक ना। फिर अगला है अनुच्छेद 66 में बताया गया उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होगा, ठीक ना। और फिर अनुच्छेद 67 में बताया गया उपराष्ट्रपति का पदावधि यानी कार्यकाल। फिर अनुच्छेद 69 में बताया गया उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। फिर अगला अनुच्छेद है ये जो है अनुच्छेद 72, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
राष्ट्रपति को जो है क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति कोई भी जो है सजा को माफ़ कर सकता है, ठीक ना। तो यह अनुच्छेद 72 के तहत कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता है और सलाह देने के लिए जो है एक मंत्री परिषद होगा, ठीक ना। राष्ट्रपति को जो है सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगा, तो एक मंत्री परिषद होगा। फिर है अनुच्छेद 76 जो है भारत का जो है महान्यायवादी है, ठीक ना। अनुच्छेद 76 में बताया गया है। फिर अगला है अनुच्छेद 79 में जो है संसद का गठन, ठीक ना। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन। फिर 79 के बाद 80 में क्या है, तो राज्यसभा का संरचना, यानी राज्यसभा की बात किसमें है, तो 80 में है। फिर अनुच्छेद 81 में बताया गया लोकसभा की संरचना, लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में बात कही गई है। फिर अगला है अनुच्छेद 85, इसमें जो है संसद का शस्त्र और सत्रावसान और विघटन के बारे में अनुच्छेद 85 में बताया गया, ठीक ना। फिर अगला है अनुच्छेद 93 में जो है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 100 के 3 में बताया गया कि संसद के किसी भी सदन की बैठक का जो है गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 भाग यानी 10%, ठीक ना। यदि किसी भी मतलब सदन का जो सत्र स्टार्ट होता है तो उसके मतलब उसका जो बहस चलता है ना, तो वह तभी होगा जब कुल जितना भी सदस्य है और उसके जो है 10% यानी 1/10वां भाग सदस्य जो है संसद में मौजूद होगा, तभी वह स्टार्ट हो सकता है, ठीक ना। सिंपल सी बात है। फिर अगला है अनुच्छेद 106, इसमें बताया गया है कि संसद के जो है संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते का बारे में 106 में बताया गया है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर अगला है अनुच्छेद 108, इसमें जो है कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यह जो है इम्पोर्टेंट है। संयुक्त बैठक का बात किसमें कहा गया है, तो अनुच्छेद 108 में बताया गया, ठीक ना। फिर अगला है अनुच्छेद 10 धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक किसमें है, तो आर्टिकल 110 में है। फिर अनुच्छेद 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग बजट करते हैं आम भाषा में, वह किसमें है, तो 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण जो है 112 में। अगला अनुच्छेद है 124, इसमें बताया गया उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, जो भी होता है सुप्रीम कोर्ट, उसका जो है स्थापना और गठन का बात किसमें कहा गया था, अनुच्छेद 124 में। फिर अगला अनुच्छेद है 129, इसमें बताया गया है उच्चतम न्यायालय का एक जो है अभिलेख न्यायालय होना, ठीक ना। एक जो है उसका अभिलेख न्यायालय होगा, 129 में बताया गया है। फिर अगला है अनुच्छेद 137, इसमें जो है निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, मतलब कोई भी निर्णय देता है या आदेश देता है, उसका मतलब फिर से उसका पुनर्विलोकन, मतलब उसका फिर से विचार करके वो उसको दोबारा से सुना सकते हैं, ठीक ना। फिर अगला है अनुच्छेद 143, इसमें बताया गया उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की जो है राष्ट्रपति की शक्ति, मतलब राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय से जो है परामर्श ले सकते हैं किसी भी विषय पर, ठीक ना। फिर अगला है अनुच्छेद 148, इसमें जो है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में किसमें बताया गया है, तो 148 में। फिर अगला है अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का जो है संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 149 जो है ना, उसमें बताया गया ये सब के बारे में। फिर अगला है अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल, ठीक ना। राज्यों में जो है एक राज्यपाल होगा 153 के तहत। फिर है अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति 155 के तहत किया जाता है। फिर है अनुच्छेद 156, इसमें बताया गया है राज्यपाल की जो है पदावधि जो है यानी कार्यकाल, वह अनुच्छेद 156 के तहत। फिर अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए जो है जो भी योग्यता है उसका बात जो है अनुच्छेद 157 में किया गया है। फिर है अनुच्छेद 159, इसमें जो है राज्यपाल द्वारा शपथ का बात जो है अनुच्छेद 159 में कहा गया है। फिर है अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान करने की जो है शक्ति जो है वह अनुच्छेद 161 में दिया गया, ठीक ना। और राष्ट्रपति का किस में है, तो 72 में, इसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति जो है 72 के तहत करेगा, लेकिन राज्यपाल जो है 161 के तहत वह कोई भी क्षमादान कर सकता है। लेकिन जो भी है मृत्यु दंड होता है और मार्शल लॉ होता है उसको जो है माफ राष्ट्रपति नहीं भले ये राज्यपाल नहीं कर सकते हैं, बाकी बात जो भी होता है उसका जो है क्षमादान उसको कर सकते हैं। फिर अगला है अनुच्छेद 163 में बताया गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए जो एक मंत्री परिषद होगा, ठीक ना। राज्य में जो है राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए क्या होगा, तो एक मंत्री परिषद होगा।
फिर अगला है अनुच्छेद 168 में बताया गया है कि राज्यों में विधानमंडलों का गठन, ठीक ना, राज्य में विधानमंडल होगा, वह अनुच्छेद 168 में बताया गया है। फिर अगला है अनुच्छेद 169 में राज्य में विधान परिषद का जो है गठन किस में बताया गया है, तो 169 में। फिर अगला है अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जो है अनुच्छेद 178 में बताया गया है। फिर अगला है अनुच्छेद 182, इसमें बताया गया है कि विधान परिषद का जो है सभापति और उपसभापति के बारे में अनुच्छेद 182 में बताया गया है। फिर अगला है अनुच्छेद 214, इसमें बताया गया है राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक ना, हाई कोर्ट जो होता है राज्य में होगा एक, वह किसमें बताया गया है, तो 214 में, और 124 में जो है सुप्रीम कोर्ट का बात किया गया है। फिर अगला है 233 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक ना, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस में है, तो 233 में है। फिर अगला है अनुच्छेद 239 का 2 राष्ट्रपति किसी भी राज्य मतलब किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में जो है नियुक्ति करने के लिए अधिकृत करता है, ठीक ना, मतलब कोई भी राष्ट्रपति मतलब कोई राष्ट्रपति जो है किसी राज्यपाल को निकटवर्ती जो होगा संघ राज्य क्षेत्र उसमें जो है प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है, ठीक ना, सिंपल सी बात है। फिर अगला है अनुच्छेद 243 से क ग्राम सभा का जो है बात किस में है, 243 के क में। फिर अगला है 243 के ख में है पंचायतों का गठन। फिर अगला है अनुच्छेद 243 के थ में है नगर पालिकाओं का गठन, ठीक ना। फिर अगला है अनुच्छेद 263 अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में उपबंध जो है किस में है, 263 में है। अंतर्राज्यीय हम अंतर्राष्ट्रीय बोल देते पहले, ये क्या है, अंतर्राज्यीय मतलब राज्य के अंदर, ठीक ना, परिषद का जो है गठन का संबंध जो है किससे है, तो 263 में है। फिर अगला है अनुच्छेद 266, इसमें बताया है भारत और राज्य की संचित निधि किस में है, तो 266 में है। और अनुच्छेद 267 में क्या है, तो आकस्मिक निधि है, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा। 266 में है संचित निधि, लेकिन 267 में क्या है, तो आकस्मिक निधि है, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा। यह जो है सरकार के पास होता है संचित निधि, लेकिन ये आकस्मिक निधि का जो है ये किसके हाथ में होता है, तो राष्ट्रपति के हाथ में होता है, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर अगला 280 वित्त आयोग, यह भी इम्पोर्टेंट है, वित्त आयोग किस में है, तो 280 में है। फिर अगला अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315 में क्या कहा गया है, तो संघ और राज्य के लिए एक लोकसभा आयोग होगा, ठीक ना, संघ और राज्य के लिए क्या होगा, तो लोकसभा आयोग का बात जो है किस में है, 315 में। फिर है 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होगा, यानी निर्वाचन आयोग से संबंधित जो बात है 324 में कहा गया, ठीक ना। फिर अगला है अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है स्थानों का संरक्षण, ठीक ना, रिजर्वेशन जो है 330 में कहा गया, ठीक ना, SC/ST के लिए। फिर अगला है 332 राज्यसभा में या राज्यों की विधानसभाओं में जो है अनुच्छेद 332 क्या कहता है, तो राज्यों के विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, ठीक ना। फिर अगला है अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जो भी है अनुसूचित जाति आयोग का जो है बात किस में है, तो अनुच्छेद 338 में। फिर अनुच्छेद 338 से कम में क्या है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, यहाँ अनुसूचित जाति का है और इसमें है अनुसूचित जनजाति का, ठीक ना, उसके लिए एक आयोग होगा, ठीक ना। फिर अगला अनुच्छेद 341 में कहा गया है, तो अनुसूचित जातियों का जो है उल्लेख किसमें है, 341 में है, इसको उतना ध्यान नहीं रखेगा। फिर अगला है अनुच्छेद 343 संघ की जो है राजभाषा, संघ की जो है राजभाषा क्या होगा उसके बारे में किसमें बताया गया है, तो 343 में, इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, ये सब। फिर है अनुच्छेद 345 में राज्य की परिभाषा और राजभाषा है राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं की बात जो है क्या है, तो 345 में बताया गया, ठीक ना। फिर अगला है अनुच्छेद 350 से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा है,
मतलब जो भी प्राथमिक स्कूल होता है उस पर जो है उसमें जो है मातृभाषा में शिक्षा दिया जाना चाहिए, वह 350 से कम में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, ठीक है। हिंदी भाषा का जो विकास करने का जो निर्देश किस में है, तो 351 में है। फिर अगला है 352 में जो है राष्ट्रीय आपात का उपबंध, ठीक है। राष्ट्रीय आपात का उपबंध जो किस में है, 352 में है। फिर अगला है अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन जो है राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाया जाता है। फिर अगला है 360 वित्तीय आपात का उपबंध के बारे में जो है 360 में है। फिर अगला अनुच्छेद 368 में जो है संविधान का जो है संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया, यानी संविधान संशोधन की बात 368 में, ठीक ना। तो यह था हमारे जो है संविधान जो है उसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि यह सब जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक ना। वनडे एग्जाम जो भी होता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह के वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक ना। तो अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।